नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे वाले केस की सुनवाई अब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में होगी। लोअर कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की अपील को आज सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी की लोकल कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में फैसला लोअर कोर्ट को ही करना चाहिए, उनके पास पर्याप्त अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर रोक लगाई और न उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान जो आदेश दिया गया था वो लागू रहेगा। जहां हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है और जहां मुस्लिम पक्ष फव्वारा होने का दावा कर रहा है, उस वजू खाने को सुरक्षित रखा जाएगा। ज्ञानवापी में नमाज पहले की तरह होती रहेगी। वजू के लिए पानी का इंतजाम लोकल प्रशासन करेगा। लोअर कोर्ट ने वजू खाने को सील करने का जो आदेश दिया था वो लागू रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वजू खाना तो सील रहेगा लेकिन नमाज भी होती रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि सर्वे के लिए जो कमीशन बनाया गया था वो गलत है, उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अयोध्या और ज्ञानवापी का केस बिल्कुल अलग है। मैं आपको आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बातें बताता हूं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज इस बात की पूरी कोशिश की गई कि वाराणसी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने आज कोर्ट में जबरदस्त बहस की, बार बार द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की। उनका कहना था इस एक्ट के लिहाज से यह केस मेंटेनेबल ही नहीं है। अयोध्या केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या का मामला टाइटल सूट का मामला था, यानी उस केस में इस बात पर सुनवाई हो रही थी कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है, जबकि यह मामला वर्शिप सूट का है, यानी यहां पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल का नेचर और कैरेक्टर चेंज करने से रोकता था, धार्मिक जगह की जांच करने से नहीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर स्टे देने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर किया कि इस केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की अदालत से डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में भेज दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि वो सिविल जज के काम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि केस काफी सेंसिटिव है इसलिए इस केस पर एक एक्सपीरियंस्ड जज को सुनवाई करनी चाहिए। इसीलिए इस केस को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में भेजा गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने तमाम दलीलें दी, कहा जानबूझकर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट लीक की गई। जजेस ने कहा यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके आधार पर स्टे नहीं हो सकता। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा अगर लोअर कोर्ट में इस तरह के मामले चलेंगे तो फिर यह नजीर बन जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल दूसरी मस्जिदों पर भी किया जाएगा। इससे देश का माहौल बिगड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी देश में शांति, भाईचारा और अमन बनाए रखना है। फिर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि जब मस्जिद के एक एरिया को सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद में 500 साल से वजू की जा रही है, लेकिन अब वजू खाना सील कर दिया गया है, तो स्टेटस को तो चेंज हो ही गया। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के जो एक्ट है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज पहले की तरह हो रही है और वजू के लिए पानी का इंतजाम जिला प्रशासन कर रहा है। इसके बाद जज साहिबा ने कहा कि अदालती प्रोसेस निश्चित है। पिटिशनर को पहले लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट न हो तो हाई कोर्ट जाइए, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज नहीं किया। पिटिशनर्स ने कहा कि 8 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहा है कि वो केस की मेंटेनेबिलिटी पर प्रायोरिटी से सुनवाई करे, प्राथमिकता दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष मायूस है, लेकिन हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है जो
मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे, और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, क्या सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। 7/11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7/11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहां पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर, हम बहुत संतुष्ट हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। अब इसका मतलब है कि वहां शिवलिंग है या वो फव्वारा है, वहां पर जो चिन्ह पाए गए हैं त्रिशूल के, डमरू के, कमल के निशान, इन सब पर फैसला काशी में जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट नजर आए। नागेंद्र पांडे ने कहा कि लोअर कोर्ट में इस मामले में सही तरीके से सुनवाई हो रही थी। मुस्लिम पक्ष कार्रवाई को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुनवाई जारी रखने को कहा है। नागेंद्र पांडे ने कहा कि अदालत जो चाहे जांच करा ले, जिससे चाहे जांच करा ले, अगर मस्जिद में शिवलिंग मिला है तो उसकी पूजा अर्चना का हक हिंदुओं को है। अगर ये साबित नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है तो हिंदू अपना दावा छोड़ देंगे। ये सबको पता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये लोअर कोर्ट चूंकि काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, और ये ठीक उसके उल्टा हो गया, यानी जो होना चाहिए था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतना विवेक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे, और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे, और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है, आधे लोग फाउंटेन के हैं, आधे लोग शिवलिंग के हैं, और पता कुछ न चले, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये मैं मांग करूँगा, चाहूँगा कि अब चूँकि अधिकार भी मिल गया है यहाँ सिविल कोर्ट को, तो ये इस पक्ष का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उसको प्रकट करेंगे, उसको सामने लाकर इसका निर्धारण कर लेना चाहिए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से हुजैफा अहमदी केस लड़ रहे हैं। अहमदी साहब ने कोर्ट में बहुत दलीलें दी, लेकिन फैसला आने के बाद वो खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वाराणसी की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले अमरनाथ यादव बोले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन चूंकि सिविल जज के जजमेंट में कमियां थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया, और ये मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसी अंदाज से देखता हूं जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से यह मुकदमा
ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो पास किया गया है, इसका प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रीएम्बल यह है कि दिस एक्ट हैज बीन पास्ड टू प्रोहिबिट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द एनी रिलीजियस प्लेस। लेकिन अगर किसी रिलीजियस प्लेस का अगर कोई कमीशन से कार्रवाई होती है, क्या वहां पर स्थिति से कोई कमीशन हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो उससे उस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई रिलीजियस प्लेस है और उसमें कोई रिलीजियस सेरेमनीज किसी पर्टिकुलर रिलीजन की परफॉर्म की जा रही है और 15 अगस्त 1947 को वही स्थिति थी, तो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तब वहां पर रिलीजियस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। वकील साहब ने सिविल कोर्ट के जज पर सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो सिविल कोर्ट के जज की योग्यता पर, उनकी कार्यकुशलता पर किसी तरह का संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामला सेंसिटिव है, इसलिए केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के किसी आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए आज मुस्लिम पक्ष मायूस भी है। सबसे ज्यादा मायूसी तो असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर दिखाई दी। ओवैसी 2 दिन से कह रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाह दी थी कि वो इस केस को बैलेंस ना करें, सीधा फैसला दें, वरना आगे के लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आज अदालत ने बैलेंसिंग एक्ट किया, न्याय के हिसाब से आदेश दिया। इससे ओवैसी थोड़े निराश हैं और नाराज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ओवैसी ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का हिस्सा है, इस कानून का पालन होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अब लोअर कोर्ट से उम्मीद है कि वहां बिना पक्षपात के सुनवाई होगी। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। ओवैसी बार बार द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछा गया कि अगर ये कानून संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में चल रही सुनवाई पर स्टे क्यों नहीं लगाया। इस पर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करने को कहा है। मामले को सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा है। इससे साबित होता है कि मुस्लिम पक्ष की बात में दम है। 1991 एक्ट जैसा आप बोले, अगर वैसी रहता था, अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते थे तो फिर सिंपली स्टे कर देता था ना सर सुप्रीम कोर्ट। नहीं क्या सुनिए सुनिए, अब जब जाएगा ये 7-11, पहले 7-11 डिसाइड होगा। 7-11 क्या है? अरे ठहरो तुम्हारे 7-11 बंबई दिखता तुम्हारे को। 7-11 ये है मेंटेनेबिलिटी का, वो डिस्कस होगा पहले। अभी होने दो कहीं तो जल्दी क्यों है तुम लोगों को? लेकिन जैसा आप सोच रहे थे कि आज परमानेंट स्टे मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिला, सही है, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला हमको, परमानेंट स्टे नहीं मिला। मगर कोर्ट ने कम से कम वो जज साहब से बड़े जज साहब ने भिजा दिया। नहीं मिलने का वो भी मतलब है। नहीं इधर से कुछ मामला है। नहीं कोई, अब देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज के पास जाएगा 7-11 पहले डिसाइड होगा।
ऑन प्रायोरिटी डिसाइड होगा। ओवैसी साहब ऐसे मामलों में आमतौर पर बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं और बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज वो बहुत प्यार से बोल रहे थे। ओवैसी का कहना है कि जो लोग फव्वारे को शिवलिंग कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। वहां मौजूद पत्रकारों ने पूछा फव्वारा है तो चलता क्यों नहीं, तो ओवैसी ने कहा कि 500 साल पुराना फव्वारा है। रिपोर्टर्स ने कहा कल तो आप कह रहे थे 300 साल पुराना है। ओवैसी बोले हाँ, उन्होंने आज खुद को करेक्ट कर लिया। उसके बाद लोगों ने पूछा अच्छा ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद कितनी पुरानी है, तो ओवैसी समझ गए इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद ही 450 साल पहले बनी। इसीलिए ओवैसी बोले कब बनी इससे मतलब नहीं, मतलब सिर्फ बात से है कि वो 1991 के एक्ट से प्रोटेक्टेड है। फाउंटेन कहां से आया 200-300 साल? फाउंटेन 500 साल से है प्यारे। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ, फाउंटेन सुनिए प्यारे, फाउंटेन 500 साल से वहां पे 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहां पे। 300 साल बोले, आज 500 हो हाँ 500 साल है। नहीं मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। सर लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अब ये फाउंटेन? हाँ बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना। ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। अरे 300 साल से 500 साल भी कर दिया। हाँ बिल्कुल 500 साल। अहमदी साहब बोले, आज मैं करेक्ट कर लिया अपने आप को। जस्टिस हमारे एडवोकेट हुदैफा अहमदी साहब बोले कि 500 ईयर से मैं वो पॉन्ड को और उस फाउंटेन को यूज कर रहा हूँ। तो कितने साल पहले का है वो तो स्ट्रक्चर सर? हाँ कितने साल पहले का होगा वो? 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है। अरे हाँ ज्ञानवापी परिसर नहीं आप आज देखिए, नहीं प्रसाद साहब, आप जो है ना, आप आलाजाद के हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप जाकर सुनिए, सुन तो लीजिए। आप क्या सवाल करने वाले हैं मैं समझ चुका हूं। कितने साल का है नहीं है वो 91 का एक्ट नहीं देखता। सुनिए 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो है वही रहेगा, किस्सा खत्म, पीरियड। और इसके बाद ओवैसी ने एक और ऐसी बात बोल दी जिस पर वो फिर से पकड़े गए। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब वजू खाने की सील हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कह दिया कि प्रशासन नमाजियों के वजू का डायरेक्ट इंतजाम करे, और डायरेक्ट का मतलब ओवैसी ने बताया कि सीधे वजू खाने से पानी की सप्लाई, जबकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं कहा। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वो उसी तालाब में मिला है जिसके पानी से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले वजू करते हैं। लोकल कोर्ट के ऑर्डर से इस जगह को सील किया गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि तालाब सील होने से वजू करने में दिक्कत हो रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वजू के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने ऑल्टरनेट शब्द पर एतराज जताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्टरनेट शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में एसजी ने किया है, कोर्ट ने नहीं। कोर्ट जिला प्रशासन से वजू के लिए अरेंजमेंट करने को कहेगा, लेकिन ओवैसी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट तालाब से ही वजू करने का ऑर्डर दिया है। जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुनिए सुन तो लीजिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ने क्यों, जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहां मिलेगा? पौंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहां मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पॉन्ड के पास, वो पॉन्ड को और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। ओवैसी कह रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वजू खाना सील है, नमाजी वजू नहीं कर पाए। लेकिन हकीकत यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर जो लोग निकले थे उन्होंने कहा कि नमाज आज बहुत अच्छे से हुई, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, वजू के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के लिए 1,000 लीटर पानी के 2 ड्रम
और 50 लोटों का इंतजाम किया था। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी, इसलिए लोग बड़ी तादाद में नमाज के लिए पहुंचे। हालत यह हो गई कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से मस्जिद का दरवाजा बंद करना पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से अपील भी की गई कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए नमाजी वापस लौट जाएं और किसी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। मैंने अनाउंसमेंट ये किया कि अंदर से मुझे जैसे ही इशारा मिलेगा कि मस्जिद भर गई, मैं आपको इशारा करूंगा, आप वापस चले जाइएगा। एक भी बंदा पढ़ती यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा, और आता है तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। वजू करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि एक ड्रम में पानी रखवा दिया है, लोटा रख दिया है, और अपील मैनेजमेंट कमेटी ने ये अपील किया है कि आप अपने घर से बना के आए तो ज्यादा बेहतर है। लोग बना के आ रहे हैं, लगभग 1000। मैं कह दूं तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैंने गिना नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। जितने लोग उसमें जा सकेंगे उतने ही जाएंगे, और मस्जिद में जगह बाकी नहीं बची, लिहाजा आप लोग वापस चले जाएं। नमाज का वक्त करीब है, आप लोगों की नमाज ना छूट जाए, इसलिए आप लोग अगर अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लें। आपको मैं बता रहा हूं कि मस्जिद की जगह भर गई है, आप लोग अंदर से ये बताया गया है कि जगह पूरी हो गई है, लिहाजा आप लोग जाएं यहां से। इस तरह का इंतजाम बहुत बढ़िया इंतजाम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से नमाज हुई। जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया, यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी सहयोग किया, मुसलमानों ने भी सहयोग किया, बहुत आराम से नमाज हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। आज पहली बार ज्ञानवापी के केस में वाराणसी के शहर काजी अब्दुल बातिन नुमानी भी बोले। उन्होंने कहा कि जिसे लोग शिवलिंग बता रहे हैं वो फव्वारा ही है, पुरानी टेक्निक पर बना है, इसलिए अब लोग उसे चला नहीं पा रहे, वो करीब 25 साल से खराब है। इसके बाद शहर काजी नुमानी ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, वो गलत कहते हैं, क्योंकि मस्जिद तो औरंगजेब के शासनकाल से बहुत पहले बन गई थी। तो हमारे संवाददाता पवन नारा ने पूछा कि फिर मस्जिद की दीवारों पर गुंबद कहां से आए, तो शहर काजी ने कहा कि वो मंदिर की नहीं, मस्जिद की ही दीवारें हैं। पूछा गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर कैसे पहुंचे, मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संस्कृति के डमरू जैसे चिन्ह कहां से आए, तो शहर काजी ने कहा पहले मस्जिद अकबर ने बनवाई थी, वो दीन इलाही के उसूलों पर बनी थी, इसलिए मस्जिद की दीवारों पर डमरू, त्रिशूल, स्वास्तिक और शेषनाग जैसी आकृतियां हैं। आप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फवारा है, तो क्या आपने अभी कभी उस फवारे को चलते हुए देखा है? कितने साल से बंद है ये? इधर 20-25 साल से ये बंद चला आ रहा है, लेकिन उससे पहले वो जो चालू था वो, तो आज भी लोग मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक और गवाही देते हैं कि वो हमने चलते हुए उसे देखा है। हिंदू पक्ष लोग जिंदा हैं। हिंदू पक्ष दलील दे रहा है कि आप इसे चलता हुआ, मतलब कि इसका सिस्टम दिखा दीजिए, कैसे चलता था कैसे नहीं। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो दिखाया जा सके? वो अगर कोर्ट इजाज़त देगा, अब तो सीज कर दिया गया है, अब तो उसमें कोई जा नहीं सकता। अगर कोर्ट इस तरीके की बात करता है और इस तरीके की इजाज़त देता है उसको, तो उसके बारे में देखा जाएगा। भाई पुरानी तकनीक थी, आज की ये तकनीक तो थी नहीं, और पुरानी तकनीक थी और पुराने ज़माने में किस तरीके से उसको चलाया जाता था। बहुत से रिसर्चर एक आदेश दिखाते हैं जिसको औरंगजेब का आदेश है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर को तोड़ दिया जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनी है? पहली बात तो ये है कि जब 91 का वर्शिप एक्ट मौजूद है, तो किसी को यह कहने का कहाँ से हक है कि वो ऐसे कर दिया जाए वैसे कर दिया जाए। कोई दावा इस तरीके का करना ही जुर्म है, उसकी बाकायदा सज़ा मुतय्यन है। वर्शिप एक्ट बना ही इसीलिए कि कोई इस तरीके का फिर माहौल ना पैदा हो, और ये बना दिया गया कि जो सन 1947 में जितनी भी इबादतगाहें जैसी थी यथा स्थिति उनकी बरकरार। पहली बात तो ये दावा ही नहीं करना चाहिए, तो कोई खिलाफ कानून है, कानून की बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी है। जो पश्चिमी दीवार है, जो कहा जाता है कि मंदिर के जैसी है, जिसमें एक दरवाज़ा भी बंद किया गया है, वो उस मस्जिद की नींव की दीवार कैसे हो सकती? मस्जिद के दीवार से उसका अलग वो हिस्सा है, और वो अकबर के दीन इलाही का वो मरकज़ है वो। और अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद थी, अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद थी। अकबर से बहुत पहले की ये मस्जिद बनवाई हुई है। औरंगज़ेब ने पुरानी बुनियादों पर ये नया ढांचा खड़ा किया है,
तो अकबर के ज़माने में भी जब ये मस्जिद मौजूद थी और उसके प्रमाण मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उस गंज अरशदी नामी किताब है, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि अकबर के ज़माने में ये मौजूद थी। उसमें कुछ तो कैसे ये कहा जा सकता है कि वो मंदिर तोड़ कर बना दी गई? मैंने आपको दोनों पक्षों की बात डिटेल में सुनवा दी। सारी बातें सुनने के बाद इस मामले में जो दिख रहा है वो साफ है और उस हकीकत को हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी। सच यही है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। मंदिर की दीवारों पर मस्जिद के गुंबद रख दिए गए। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करती है। मुस्लिम पक्ष भी यह मानता है कि अगर मंदिर मस्जिद के आधार पर केस चलेगा तो इस केस में उनकी हार निश्चित है। इसीलिए चाहे ओवैसी हो, शफीकुर रहमान वर्क हो, वाराणसी के शहर काजी अब्दुल बातिन नुमानी हो, कोई यह नहीं कहता कि पहले वहां मंदिर नहीं था। सब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 की। इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि अयोध्या विवाद को छोड़कर देश के सभी धार्मिक स्थानों को उसी चरित्र में रखा जाएगा जो आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को था। वैसे बार बार कह रहे हैं कि इस एक्ट के रहते ज्ञानवापी मस्जिद को विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा कैसे बताया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा जताया नहीं है। उन्होंने इस बिल्डिंग का मालिकाना हक नहीं मांगा है। हिंदू पक्ष ने सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर 1991 तक होती रही थी। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कहा कि यह टाइटल सूट नहीं है, यह वर्शिप सूट है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टे देने से इनकार कर दिया। अब ओवैसी कुछ भी दावा करें, यह तो तय है वो जो दलील दे रहे हैं वो कानून के लिहाज से खरी नहीं है। वैसे कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह मामला मुस्लिम पक्ष की जिद से बढ़ा। अगर बातचीत करके हिंदू पिटिशनर को श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत दे देते तो न मामला कोर्ट में जाता, न कोर्ट कमीशन नियुक्त होता, न सर्वे होता, न वीडियोग्राफी होती और न उसकी रिपोर्ट इस तरह से सामने आती, न मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ता। लेकिन अब तो मामला हाथ से निकल गया है और जब कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज सियासत में अयोध्या की भी बात हुई। महाराष्ट्र में अयोध्या के दौरे को लेकर राजनीति हो रही है। राज ठाकरे ने पहले 5 जून को अयोध्या जाकर राम मंदिर का दर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन आज उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। राज ठाकरे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। यह नहीं बताया कि उन्होंने अयोध्या जाने का फैसला क्यों बदला। राज ठाकरे ने बताया कि उन्होंने अयोध्या का दौरा पोस्टपोन कर दिया है और ऐसा क्यों किया, इसकी वजह वो 22 मई को होने वाली रैली में बताएंगे। इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का कोई नेता कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे का दौरा फिलहाल रद्द होने की खबर आई तो सबसे पहला रिएक्शन बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह का था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपमान करते आए हैं। जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे की बदनसीबी है कि उन्हें पुरानी गलती को ठीक करने का मौका उन्होंने खो दिया। राज ठाकरे बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूंगा इस अवसर से वो फिर चूक गया। अगर वो हमारे संतों से माफी मांग लेता, योगी जी से माफी मांग लेता, मोदी जी से माफी मांग लेता तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बड़ा महान लोग हैं यहाँ की, तो इनका गुस्सा कम हो जाता। माफी ना मांग करके उसने घाव को ताजा कर दिया। फिर माफी ना मांग करके उसने घाव को फिर हरा कर दिया। राज ठाकरे को आज कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को भी चढ़ाने का मौका मिला। संजय निरुपम ने कहा कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के साथ जो किया वो उसका प्रायश्चित नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि अपना दौरा ही टाल दिया। मुझे तो लग रहा है कि अभी अयोध्या का दौरा रद्द हुआ और कहीं आगे जाके हिंदुत्व का मुद्दा भी न छोड़ देंगे। बुनियादी बात ये थी
कि राज ठाकरे ने जब अपनी पार्टी शुरू की तो अपनी पार्टी को चमकाने के लिए उन्होंने बेगुनाह उत्तर भारतीयों पे जो हमले किए और करवाए, मुंबई के गरीब फेरी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी चलाने वाले, उन सबको मारा, पीटा, पिटवाया और बुरी तरह से, वो दर्द आज भी लोगों के दिल में है। हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि राज ठाकरे, जो हिंदू धर्म की एक समृद्ध परंपरा है, पापों का प्रायश्चित करने की परंपरा, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए वो माफी मांगेंगे और अयोध्या निकलेंगे। लेकिन उस हिंदू परंपरा में उनका विश्वास नहीं है, अपने पापों का प्रायश्चित करने की उनमें हिम्मत नहीं है। उत्तर भारतीय समाज से माफी मांगने से वो डर गए और इस वजह से वो अयोध्या नहीं गए हैं। एनसीपी के नेताओं ने तो राज ठाकरे पर बहुत ही करारा हमला किया। एनसीपी के नेता सूरज चव्हाण ने कहा कि राज ठाकरे डर गए, उन्होंने ठाकरे सरनेम की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ठाकरे होकर भी डर गए। रामचंद्र कह गए सीता मैया से, ऐसा कलयुग आएगा, ठाकरे सरनेम होने पर भी वो ब्रिजभूषण से डर जाएगा। आज जो ठाकरे सरनेम की वैल्यू थी उसको कालिक लगाने का काम राज ठाकरे जी ने किया है। महाराष्ट्र में हमेशा अपनी भूमिका बदलते हुए लोगों ने देखा था, आज देश देख रहा। मुझे लगता है कम से कम इस मामले में राज ठाकरे का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। यह सही है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ तरह तरह के बयान दिए थे। राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान भी बड़े जोर शोर से किया था, पोस्टर्स लगाए थे। इसलिए अयोध्या जाने का प्लान पोस्टपोन होने पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने धमकी दी थी कि अगर राज ठाकरे वहां जाते तो एक विवाद खड़ा होता, झगड़ा होता, इसलिए इस फैसले को टालना बेहतर है। लेकिन अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करना सबका अधिकार है, इसे लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। एक बात और नोट करने की है, आज इस मुद्दे पर संजय राउत और नाना पटोले ने राज ठाकरे पर हमला नहीं किया, और इसकी वजह है कि 10 जून को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं। 15 जून को आदित्य ठाकरे भी शिव सैनिकों के साथ अयोध्या जाएंगे। आज की एक और बड़ी खबर है नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। नवजोत सिंह सिद्धू आज जेल पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से अब नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल पटियाला जेल की बैरक में चक्की पीसनी होगी। उन्हें 34 साल पहले एक बुजुर्ग की हत्या के केस में बामशक्कत 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि आज सिद्धू ने जेल जाने से पहले बचने की आखिरी कोशिश की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, हेल्थ ग्राउंड पर सरेंडर करने के लिए अदालत से वक्त मांगा। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने सिद्धू को सजा सुनाने वाली बेंच के सामने मेंशन किया कि सिद्धू को सरेंडर के लिए कुछ मोहलत दी जाए क्योंकि वो बीमार हैं। लेकिन अदालत ने सिद्धू के वकील को सलाह दी कि वो इसकी अर्जी फाइल करें और केस को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन करें। सुप्रीम कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिलने पर सिद्धू ने पटियाला में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सिद्धू को मेडिकल चेकअप के बाद जेल भेज दिया गया। वैसे हैरानी की बात है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू कल महंगाई के खिलाफ हाथी पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज कोर्ट से यह गुहार लगा रहे थे कि बीमार हैं, सजा भुगतने के लिए सरेंडर करने में थोड़ी रियायत दे दी जाए। नवजोत सिद्धू को जिस मामले में सजा हुई है उसकी बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूं। यह 1988 का मामला है। सिद्धू और उनके साथी रुपेंद्र सिंह का पार्किंग को लेकर गुरनाम सिंह नाम के 65 साल के बुजुर्ग से झगड़ा हो गया था। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया और गुरनाम सिंह की मौत हो गई। सिद्धू और उनके साथी रुपेंद्र सिंह पर लोअर अदालत में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला। 1999 में उन्हें लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन 2006 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। उन्हें 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2007 में सिद्धू ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। 2007 में सिद्धू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया।
गुरनाम सिंह के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की कैद बामशक्कत सुनाई और आज सिद्धू जेल पहुंच गए। हैरानी की बात यह कि सिद्धू को कल जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई, उसके बाद से अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने न उनसे मुलाकात की, न उनके बारे में कोई बयान दिया, न हमदर्दी जताई। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिद्धू हमदर्दी जताने लायक भी नहीं है, क्योंकि सिद्धू बहुत एरोगेंट हैं। उन्होंने न तो अदालत में अपना गुनाह कबूल किया, सजा मिलने के बाद बचने की कोशिश की। सिरसा ने कहा, आज सिद्धू को एहसास हुआ होगा कि परमात्मा की लाठी में आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी चोट लगती जरूर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर कराया है। कानून ने अपना काम किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कल लिखा था कि मैं सरेंडर करूंगा और रात रात में वो मुकर गया और सुबह कोर्ट पहुंच गया। कल तक जो हाथी पर घूम रहा था, आज कहता मैं बीमार हूं। ये उसके यूटर्न हमेशा से ही रहे हैं। ये वो इंसान है जिसने लोअर कोर्ट में कहा था कि मैं मौके पर ही नहीं था, और बाद में आप ही के टीवी चैनल पर आके एडमिशन किया था। और जब पूछा गया था आपके रजत शर्मा जी द्वारा कि आपको इस बात का अफसोस है, तो उसने जवाब क्या दिया था कि मैं महात्मा बुद्ध नहीं हूं कि कोई मुझे एक चपेट मारेगा तो मैं दूसरी गाल आगे कर दूंगा। जिस आदमी के अंदर इतनी एरोगेंस हो, जिस आदमी के अंदर इतनी बदतमीजी हो, जिस आदमी को अपने पे इतना गुरूर हो कि मैं किसी को मार भी सकता हूं तो भी मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे लगता है कि शायद आज उसको इस बात का, शायद मैं फिर कह रहा हूं, शायद आज उसे इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जो बदजुबानी वो लोगों के साथ करता था, जो बदतमीजी वो लोगों के साथ करता था, और जिस तरह से उसने पीसीसी प्रेसिडेंट बनते वक्त हाथ पर अपने थूक कर और लोगों को कह रहा था कि बैट से मैं उड़ाऊंगा सबको, आज शायद उसको जरूर ये महसूस होना चाहिए कि परमात्मा की ताकत है, कानून की ताकत है, और हम सब लोग उस ताकत से बंधे हुए हैं। अगर हमें कोई ऊंचाई प्राप्त होती है तो उसका गुमान नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया नहीं है, कोर्ट ने सरेंडर करवाया है। सिरसा की बात सही है कि आपकी अदालत में नवजोत सिंह सिद्धू ने माना था कि उनसे गलती तो हुई थी। सिरसा, आपकी अदालत के जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं वो 2006 का वाकया है। सिद्धू आपकी अदालत में आए थे, मैंने उनसे इस केस के बारे में सवाल पूछा था, तो सिद्धू ने माना था कि गलती हो गई, अगर गलती सुधारने लायक होती तो सुधार लेता। उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनवा देता हूं। 27 दिसंबर 1988 1988 की बात है। गुरनाम सिंह नाम के एक आदमी को आपने घूंसा मारा और उसके बाद वो दुनिया से विदा हो गए। देखो, ये एक बहुत सीरियस बात है, और मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं। अब वो मामला अभी भी सब जुडिस है, उसके बारे में मैं खुलेआम खुलासा करूंगा तो वो कोर्ट की तौहीन होगी, क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। मुझे आज भी इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। अगर मुझे जिंदगी में कोई घटना ऐसी करनी हो कि मैं उसे सुधार सकूं, तो मैं समझता हूं कि वो बुजुर्ग अगर वापस आ सकता तो मैं उसे ले आता। लेकिन क्या है कि आदमी अगर बाजार में चला जा रहा हो, कोई उसे रोक के गालियां देने लग जाए, वो आदमी कहे नहीं भैया गालियां मत दे, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो कोई गालियां देता रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई झड़प हो जाए, वो भी 2 घूंसे मारे, आप भी 2 घूंसे मारे, और बात यहां तक आ जाए कि वो आदमी जो है वो अकाल चलाना कर जाए, तो आपका मोटिव और आपकी इंटेंट उसे मारने की नहीं। 1000 लड़ाइयां होती हैं ऐसी, आप बाजार में देखिए 1000 तू मैं होती है, और तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, 1000 लड़ाइयां होती हैं, लेकिन मकाम वो नहीं होता। इंटेंट जो थी वो ऐसी कभी नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि गलती हुई और आपको दुख है उसका? मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरी गाल पे कोई चांटा मारे और मैं कहूं ले भैया दूसरी पे भी मार, ऐसा तो हूं नहीं। किसी ने गाली दी, किसी ने बेअदबी की, मैंने कभी किसी से बेअदबी नहीं की। अगर कोई मेरे साथ करता तो मैं उसके साथ जड़ा, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। 16 साल पहले आपकी अदालत में नवजोत सिद्धू जो आए थे, ये एपिसोड कल शाम को आप देख सकेंगे, शनिवार को 10 बजे। नवजोत सिद्धू की बड़ी प्रॉब्लम है कि अहंकार बहुत है और गुस्सा भी बड़ी जल्दी करते हैं और रिएक्ट बड़ी तेजी से करते हैं। एक बार क्रिकेट का दौरा छोड़कर बीच में वापस आ गए थे विदेश से। अरुण जेटली जो उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, जिन्होंने उन्हें बनाया, राजनीति में जगह दी, उनकी पीठ में उन्होंने छुरा भोंका। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उन्हें कांग्रेस में लेकर आए, उन्हें कैसे धोखा दिया ये सब जानते हैं।
अब पटियाला की जेल में उन्हें विक्रम सिंह मजीठिया के साथ रहना पड़ेगा, जिनका वो ताउम्र विरोध करते रहे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजम खान आज 27 महीने के बाद जेल से बाहर आए। जेल से घर पहुंचने के बाद आजम खान के चेहरे पर, उनके लहजे में अखिलेश यादव के रवैये के प्रति गम और गुस्सा दोनों दिखाई दिए। आज सुबह 8 बजे जब आजम खान जेल से निकले तो सीतापुर जेल के गेट पर उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम के अलावा शिवपाल यादव भी मौजूद थे। लेकिन इस मौके पर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उन्हें लेने नहीं पहुंचा। आजम खान को जेल के गेट पर शिवपाल यादव ने रिसीव किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, जेल से बाहर आने पर स्वागत, झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के अलावा समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। इससे आजम खान दुखी दिखाई दिए। घर पहुंचने के बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट को सलाम किया और फिर कहा उनके साथ जो हुआ उसकी वजह वो खुद हैं। किसी ने उनके साथ कैसा सलूक किया, किसने कितनी मदद की, ये तो सब देख रहे हैं, वो क्या कहें। जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एक बात मुझे करेक्ट करनी है, मैंने कहा था कि आजम खान समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब वो एमएलए हैं और उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था। आज शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान के साथ गलत हुआ है, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आज आजम भाई छूटे हैं तो हम सब लोग जितने भी समाजवादी हैं सब लोग खुश हैं। जुर्म हुआ है, 1 मिनट सोलो कर लीजिए, और झूठे केसों में फंसा करके रखा गया है। तो हम तो आगे बस यही कहेंगे कि देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हृदय के हैं, तो आगे भी संत हृदय जनप्रतिनिधियों के प्रति बनाए रखें। इसमें तो कोई शक नहीं कि आजम खान के खिलाफ केसेस बहुत सारे हैं और क्रिमिनल केसेस हैं। लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जे के केस हैं, मदरसे और कब्रिस्तान की जमीन तक कब्जाने के केस हैं। लेकिन फिलहाल उनके केसेस के बारे में कोई बात नहीं करता। चर्चा इस बात की हो रही है कि अब आजम खान अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या शिवपाल के साथ जाएंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। पिछले महीने ही जमानत पर जेल से बाहर आए लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने करप्शन के एक नए केस में कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सीबीआई ने दिल्ली, पटना और गोपालगंज में लालू यादव और उनके परिवार के 17 ठिकानों पर रेड की। लालू के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसमें इल्जाम यह है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से रिश्वत में जमीनें ली। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव ने जो रिश्वत के तौर पर जमीनें ली वो पहले किसी और के नाम पर ट्रांसफर करवाई और इसके बाद उन जमीनों को गिफ्ट के तौर पर लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा और हिमा के नाम पर ट्रांसफर किया गया। सीबीआई का कहना है कि उसके पास लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ काफी गवाह हैं, काफी सबूत हैं। आज सुबह सीबीआई की टीम ने पटना में राबड़ी देवी के घर पर रेड की। सीबीआई की टीम दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के घर भी पहुंची। ये वही घर है जहां पर लालू यादव अपनी बेटी के साथ रहते हैं, उनका इलाज चल रहा है। मीसा भारती के नाम दिल्ली में एक कोठी और एक फार्म हाउस भी है।
वहां भी रेड हुई। दिल्ली में छापेमारी की खबर मिलने के बाद आरजेडी के कई नेता लालू यादव के घर पर जमा हो गए, नारेबाजी होने लगी। सबका इल्जाम था कि सीबीआई की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। ये रेड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रसोद की प्रकाष्ठा है। इस संघीय व्यवस्था पर भी हमला, क्षेत्रीय पार्टी सिलसिला जारी है। बिना राज्य सरकार की अनुमति से आप रेड कर रहे हो। क्षेत्रीय पार्टियां जो चुनौती दे रही है भाजपा को, जनगणना, बोझा की हार, A to Z की स्वीकारता आंखों में गड़ने लगी है। जब एजेंसियां स्वायत्तता दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए सत्ता की रखेल बन जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए मेरा मत साफ है कि ये जो रेड है कितना बार करोगे, किस जमीन की चर्चा करते हो, किस पद पर बैठे हुए लोग हैं। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो नाकाम चाल है बिहार की आवाम देख रही है। इसकी मुख्य एक ही पार्टियां हैं जो चुनौती दे रही है भाजपा को। बिहार में भाजपा का कर्जालय औने पौने भाव में जमीन खरीदती है, नोटबंदी में वो भ्रष्टाचार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भ्रष्ट पार्टी भाजपा। पूरे केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां होगी, अब पूरे राज्य के अंदर में कार्रवाइयां होगी। ये भूले नहीं, A to Z की स्वीकारता से पूरी बाहें खिल गई है, आंख में गलने लगा है। जातीय आधार जनगणना से भरम में मत रहना, जातीय आधार जनगणना भी होगा और A to Z की स्वीकारता भी होगी और आपको ताली पार किया जाएगा। लालू यादव के बेटे और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस वक्त लंदन में हैं। पार्टी प्रवक्ता मनोज झा भी उनके साथ गए हैं। मनोज झा ने वहीं से बीजेपी पर हमला किया। मनोज झा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जाति जनगणना पर एक साथ आ रहे हैं, इसी वजह से बीजेपी सरकार छापेमारी करके लालू यादव और तेजस्वी यादव को डराना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की, संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और ये कुठाराघात जो लोकतंत्र पे आप कर रहे हैं, ये कुठाराघात जो जन उभार पर कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इतना आगाह कर सकता हूं कि आपके दल का संभवतः अगर बिहार के आवाम ने तय कर लिया ना तो नामो निशान वाला नहीं होगा। आप इस्तेमाल करिए अपने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है आपका। जब जब आपकी सत्ता हिलती है, जब जब आपको लगता है गोलबंदी दूसरी तरफ हो रही है, तो आप डराने की कोशिश करते हैं। एक के माध्यम से दूसरों को, अन्य को कोई नहीं डरेगा। लालू पर फेवर देने के बदले में जमीन लेने का, मकान लेने का आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है। सुशील मोदी पिछले 2 साल से लालू यादव के खिलाफ इसी तरह के इल्जाम लगातार लगा रहे हैं। उन्होंने तो नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के इशू पर पूरी की पूरी किताब लिख दी है। उनका दावा है कि उनके पास आज तो इस बात के भी सबूत हैं कि लालू यादव सिर्फ नौकरी के एवज में रिश्वत नहीं लेते, बल्कि लालू ने अपनी पार्टी के नेताओं को मंत्री बनवाने के एवज में भी जमीन और मकान ले लिए थे। मंत्री बनाया, उसके बदले में नौकरी, मकान लिखवा लिया। रघुनाथ झा का 3 मंजिला मकान गोपालगंज में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया तो गोपालगंज में मकान लिखवा लिया। कांति सिंह का उनको मंत्री बनाया, टिकट दिया तो टिकट के बदले जमीन, मकान के बदले जमीन। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक है, जिसका मैंने प्रमाण के साथ इस पुस्तक में एक एक संपत्ति का जिक्र किया है। तो आखिर एक चपरासी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति 15-20 साल, 25 साल में 141 भूखंड का मालिक कैसे हो गया? और तेजस्वी यादव जो अभी लंदन घूम रहे हैं, वो 29 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। तो जिनका कोई बिजनेस नहीं, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, जिनका कोई व्यवसाय नहीं, वो 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने सीबीआई के रेड्स को इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि नीतीश और लालू करीब आ रहे हैं, उन दोनों का एक समीकरण बनने वाला है। जातिगत जनगणना के नाम पर दोनों एकमत हो गए हैं। बिहार में अब हवा बदलने वाली है, इसलिए बीजेपी
उन्हें डराने का काम कर रही है। आरजेडी के नेताओं के बयान आए तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें तय हुआ कि आरजेडी के इस दावे का जवाब दिया जाए। लोगों को यह बताया जाए कि बिहार में जाति जनगणना का प्रस्ताव सबसे पहले नीतीश कुमार ही लेकर आए थे और लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच का कास्ट सेंसस से कोई संबंध नहीं है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक जीवन में बहुत बार उन्होंने जातीय जनगणना पर माननीय बूटा सिंह पूर्व राष्ट्रपति जी ने कैसे उनको बुलाया और कैसे उनसे बात किया और किस तरह से इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से और वहाँ के जो उनके नेता थे उनको जाकर के बात की और बात करने के बाद इस मुद्दे को उठाया रखा। उस समय बात बन नहीं पाई और इसकी चर्चा कर चुके हैं और विधानसभा में भी सरकार ने प्रस्ताव लाया था। ये आरजेडी का कोई प्रस्ताव नहीं था। जो आरजेडी हवाई बात करती है कि हमारे प्रस्ताव पर, हमारे दबाव पर, ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिक्स में कि आरजेडी के दबाव पे करें। ये नीतीश कुमार ने कमिट किया है कि जातीय जनगणना के लिए हम तैयार हैं। प्रतिनिधिमंडल लेके गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे और प्रधानमंत्री से मिले और केंद्र ने कहा है कि राज्य अपने स्तर से कर सकता है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम करेंगे। तो इस पर शिवानंद तिवारी की जातीय जनगणना का कहा प्रश्न है और सीबीआई का, उससे क्या मतलब है? इसमें कोई शक नहीं कि लालू यादव पर करप्शन के केस पहले भी चले हैं। वो सजा याफ्ता हैं। अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा था, वो जमानत पर हैं। और जो आरोप अब लग रहे हैं ये आरोप भी कोई नए नहीं है, ये आरोप बहुत पहले लग चुके हैं। सीबीआई ने इन पर एक्शन अब लिया है। लेकिन यह भी सही है कि लालू यादव बहुत बीमार हैं, राजनीति में अब उतने एक्टिव नहीं है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के करीब आने की खबरें छपती रही हैं। इसलिए आरजेडी के नेता बार बार ये कहेंगे कि ये रेड इसीलिए की गई क्योंकि नीतीश और तेजस्वी यादव एक साथ आ रहे हैं, वो एक ताकत बन सकते हैं और बीजेपी इससे डरती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।